हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तैयारी जबरदस्त तरीके से हो गई? जी सर, अब फाइनल का फाइनल टच जो है वो 3 दिन में दे देना है। कहानी खत्म हो गई। अब हम 7 तारीख को एग्जाम देंगे और आप देखिएगा इस बार जेआरएफ हम लेके जरूर आएंगे, है ना। तो सर आज फाइनल सेट आपने लिखा, एक टेस्ट करते हैं सर। 100 क्वेश्चंस का सेट बनाया आपने, क्या पर्पस था इसका? क्यों आपने लास्ट टाइम में ये दिया, है ना? हो सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा तो दिमाग खराब होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, है ना। इसलिए अभी क्यों दिया? देखिए, क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस बस एक था कि आपके साथ जो एग्जाम में होता है वो यहां मैं आपको समझा सकूं और उस अप्रोच को बता सकूं। ठीक है, एनटीए जो आपके दिमाग के साथ खेलता है वो एनटीए आपके दिमाग के साथ ना खेले। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि देखो भैया, आपके साथ एग्जाम में ऐसा होने वाला है, आप बच के रहना। ये चीज पहले से जब कोई घटना मुझे पहले से पता है तो भैया उसके लिए हम तो बच रखाव करते हैं ना जी। तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पूरा का पूरा सेट होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, 30 सेकंड का गैप मिलेगा, 30 सेकंड में आप देखिएगा, उसको बनाइएगा। ठीक है, नहीं बने कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है प्रीवियस ईयर एग्जाम वाला ना, आने वाला एग्जाम वाला तो नहीं है। नहीं तो घबराना नहीं है, बस देखना है कि अप्रोच कैसे एंटी आपके माइंड के साथ खेलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। 30 सेकंड आपको पहला हर क्वेश्चन का दिया जाएगा, उसके बाद मैं आंसर्स बोलूंगा। आज बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, आज अप्रोच पे बात होगी। क्या, किस पे बात होगी? अप्रोच पे बात होगी, जिससे आपके एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। यकीन मानिए, जिसने जिसने सारा ये इस चीज को देखिए उसको ये बेनिफिट जरूर होने वाला है। नहीं जी, चलिए तो आज ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद कल और परसों यानी कि 2 दिन आपको मिलेगा रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स रहिएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या एग्जाम में फतेह कर लेंगे। चलिए आइए चलते हैं कहां, आपके क्वेश्चन सीरीज में। ये देखिए, ये वाला चीज जो मैं पीडीएफ डाल दूंगा यहाँ पे नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल पे, जो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या करेंगे, आइए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्या कह रहा है ये, मैं पढ़ूंगा फिर 30 सेकंड दे दूंगा आपको, है ना। तो पहला क्या कह रहा है, कहता है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब जैसे ही एग्जाम में ये कोई चीज देखे, दिमाग ब्लैंक, अरे ये क्या पूछ दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। कंपटीशन 2002 है, 2009 में अमेंड हुआ था, 2023 वाला भी दे दिया, गए। और ऐसे ही दिमाग मारा ठप। भाई साहब 99 क्वेश्चन आगे पढ़े हैं, लेकिन दिमाग क्या करेगा? और ये क्यों देता है एनटी इतना बड़ा क्वेश्चन? ताकि वो आपके दिमाग के साथ खेल जाए और वो आप हार जाओ। लेकिन आपको क्या करना है, नहीं नहीं बच्चा, रुको रुको भी, है ना। हम आगे बहुत क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिवैम्प्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस पढ़िए आराम से, आराम से। हो सकता है क्वेश्चन में निकल के आ जाए कि आंसर्स क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, द सीसीआई नीड्स टू बी इंटीमेटेड इफ द वैल्यू ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स एक्सीड्स 2000 करोड़। बिल्कुल सही बात है ना। ये इसके हिसाब से इन्होंने सही कहा है। ठीक है, लेकिन आप सर कैसे पहचानेंगे वहां पे अगर नया क्वेश्चन रहेगा तो देखिए, सबसे पहले नया क्वेश्चन से डरिए मत, आराम से पढ़िए। आपको लग रहा है कि ये चीज हमने पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ रखा है एक ऑप्शन। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, चूज वन ऑप्शन। क्या, एक कोई भी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस में जिसमें आपको बिल्कुल भी आंसर्स नहीं आते होंगे, 10-15 ऐसे क्वेश्चंस आते ही हर बार हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो उस समय एक ऑप्शन चुन लीजिए। या फिर अपने माइंड के हिसाब से अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इतनी एबिलिटी है कि आपको वो समझ में आ रहा है, तो आप उसको मार दीजिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, 30 सेकंड आपके पास दिया गया है। आइए पहले 30 सेकंड आप देखिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं फटाक से। नहीं, चलिए आइए, ये आपका हो गया। देख लिया? चलो अब मैं बताता हूं। देखो ये क्या बोल रहा है, पहला कि सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है,
इसको इंटीमेट किया जाना चाहिए जब मर्जर और एक्विजिशन का वैल्यू कितना हो जाए, 2,000 करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो ये इसमें मेंशन है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। कह रहा ओवरऑल टाइम लाइन फॉर द असेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन हैज बीन रिड्यूस्ड 150 डेज फ्रॉम द 210 दिन से 150 दिन कर दिया गया है। जब कॉम्बिनेशन करना हो किसका, मतलब मर्जर और एक्विजिशन होगा, तो उसका जो टाइमलाइन था पहले 210 दिन था, अब 150 दिन कर दिया गया है। कह रहा तीसरा, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, इंक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद द एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। तो इसकी ये भी बात बिल्कुल सही कही गई, ये भी अमेंडमेंट हुआ है। entities who are not engaged in identical or similar trade, जो similar trade में नहीं है, shall also be the part of anti competitive agreement, वो भी anti competitive agreement के पार्ट होंगे अंडर सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट। तो ये भी इसका पार्ट है। एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट लाइक टाई अप अरेंजमेंट जो होता था, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हैव बीन रीडिफाइंड, उसको रीडिफाइन किया गया। तो ये पांचों के पांचों क्या होंगे सर, पांचों के पांचों इसके आंसर होंगे। इसीलिए पहला क्वेश्चन आ जाए कि देखो ये क्या होता है ना, गेम करता है वो हमारे साथ, क्या करता है, गेम करता है, खेलता है वो हमारे माइंड से, है ना। तो वो गेम हमें खेलने नहीं देना। पहला क्वेश्चन अगर आ भी जाए टफ, आराम से उसको इग्नोर कर दीजिए, आराम से इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी इसको। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है, टेक्निक दिया हुआ है और उसके फीचर्स दिए हुए हैं। अगर टेक्निक और फीचर्स दिया हुआ है तो हम बात करें पूलिंग। पूलिंग का क्या मतलब होता है भैया, पूलिंग का मतलब आप देखिएगा आगे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल हेज दिया हुआ है, नेचुरल हेज और नेटिंग दिया हुआ है, और उसके ऑप्शन फीचर्स दिए हुए हैं। आप देखिए, बनाइए, और उसके बाद फिर मैं आपको 30 सेकंड का टाइमिंग, चलिए। ठीक है, चलिए मैं बताऊं, हो गया 30 सेकेंड। चलिए सर अब आइए, तो आप क्या है, पूलिंग, पूलिंग बोलता है साइमल्टेनियस बोरोइंग, है ना, लीडिंग टू डिफरेंट, नहीं 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 नहीं, देखिए पूलिंग कहा जाता है इसको, होल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कैश, ये ए का 4, है ना। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल हेज। सर फाइनेंशियल हेज कहा जाता है जब बोरोइंग और दो डिफरेंट करेंसीज में हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल हेज। उसके बाद नेचुरल हेज किसको बोलते हैं, जब आप सेटिंग अप कर रहे हो क्या, प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन नंबर ऑफ कंट्रीज, और नेटिंग बोलते हैं रिडक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू द लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग और लैगिंग के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि दूसरा नंबर, तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। देखो चलो, ये देखो, अब ये भी एकदम बिल्कुल नया चीज था, जो पिछला साल पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल नया था। अभी तो हम लोग बहुत बहुत रेयर लोग होंगे जो इसको पढ़ के गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है आगे बढ़िए। जो क्वेश्चंस आपको पहले 100% आ रहे हैं उसको बनाइए, नहीं आ रहे हैं जो क्वेश्चंस, उस पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, बनेंगे इसको। चलिए, हो गया, पढ़ लिया, देख लिया। देखो एच हरफिंडे इंडेक्स वैल्यू, तो हरफिंडहल हसमैन इंडेक्स, एचएचआई इंडेक्स कहा जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है क्यों, ताकि मार्केट के कॉम्पिटिटिवनेस को चेक किया जाए, है ना, और मेजर्स करता है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या एक स्पेसिफिक मार्केट में, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब जो यहां दिया गया है, इसमें जो दिया गया है उसमें क्या है, एक ऑप्शन, तो ए बात करता है एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, किसका बात कर रहा है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। अगर हम बी की बात करें तो ये बात कर रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अगर हम सी की बात करें तो ये बात कर रहा है ओलिगोपोली का, और डी की बात करें तो ये बात कर रहा है ओलिगोपोली ऑफ विद हाई रिस्क ऑफ कार्टल्स, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि ये वाला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलें सर, बिल्कुल चलिए 4 पे, है ना। चलिए, कह रहा विच ऑफ द इंटरवेंशन कैन बी यूज टू मैनेज द एंजाइटी क्रिएटेड बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो भैया मर्जर और एक्विजिशंस जो एंजाइटी क्रिएट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन आएगा, ये देखिए और इसमें बताइए इसका आंसर। चलिए 30 सेकेंड।
चलिए बताया जाए। जी सर, देखिए पहला ऑप्शन है कि भैया एंजाइटी रिलेटेड जो मर्जर और एक्विजिशन से एंजाइटी आता है उसका क्या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। चलो, तो स्पीड ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस, अगर हम स्पीड अप करने लगे इंटीग्रेशन प्रोसेस को तो भैया हो सकता है मैनेज, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है आर्टिकुलेट एंड न्यू विजन कॉमन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिंबल्स। भाई साहब इससे क्या इसका लेना देना है, बिल्कुल भी नहीं, एंजाइटी से इसका लेना देना कोई नहीं है। हाँ, न्यू विजन के लिए न्यू विजन गोल्स ये सारा चीज हमेशा बनाते रहना चाहिए। और मतलब विजन तो नया थोड़ी हो सकता है, विजन तो लॉन्ग टर्म होता है, तो न्यू मिशन हो सकता है, ठीक है, कॉमन गोल्स हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये बिल्कुल मिलना चाहिए, ये मिलेगा तो भैया एंजाइटी वगैरह नहीं आएगा, तो ये तो बात है, ये हो गया। डिसएंगेज एफर्ट्स ऐसा टर्मिनेशन सेरेमनी, अरे क्या बात कर रहे, टर्मिनेशन क्यों क्यों रखा जाए, ये गलत हो गया। सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, अगर अपनी पत्नी से, फ्रेंड से, सुपरवाइजर से, कोवर्कर से अगर आपको सोशल सपोर्ट मिलता है तो एंजाइटी नहीं आएगी। तो ए, सी और ई, ये क्या हो गया, आंसर हो गया ए, सी और ई। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको खुद निकल के कहेंगे भैया देखो आंसर इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम मजेदार वाला था, नहीं जी। चलिए, तो आंसर हो गया ए, सी। अब आ जाइए प्रोडक्ट असेसमेंट रिटेल स्टोर फॉर्मेट। अब देखो इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, बस समझने का फर्क है, क्या है, समझने का फर्क है। अगर हम बात करें डिस्काउंट का, ठीक है, डिस्काउंट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट असेसमेंट है और रिटेल स्टोर फॉर्मेट है, आप कौन किस तरीके से दिया गया है उसको आपको देखना है। चलिए फटाफट आपको देता हूं 30 सेकंड, करिए, उसके बाद फिर मैं करता हूं। चलिए अब मैं करता हूं, ठीक है। चलिए डिस्काउंट, अगर मैं बात करूं डिस्काउंट का तो वो क्या है, वो ब्रॉड और सैलो है। ब्रॉड डिस्काउंट, क्योंकि जब डिस्काउंट दिया जाता है ना तो वो उस समय ब्रॉड व्यू कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्रॉड व्यू। उससे मैक्सिमम कस्टमर आते हैं डिस्काउंट में। जो चीज हमें 2 किलो लेना पड़ता है वो उसमें डिस्काउंट के टाइम में हम 4 किलो खरीद लेते हैं, तो इससे ब्रॉड एंड शैलो कहा गया है इसको, ठीक है। चलो अगर हम बात करें स्पेशलिटी की, तो स्पेशलिटी कुछ कुछ चीजों के लिए, वेरी नो और डीप, क्या बोलता है स्पेशलिटी किसके लिए, वेरी नो और वेरी नैरो और डीप। कैटेगरी किलर जो होता है वो होता है नैरो और वेरी डीप, क्या होता है, नैरो और वेरी डीप। और सुपरमार्केट ब्रॉड एंड डीप थिंकिंग, क्या है, ब्रॉड एंड डीप थिंकिंग। चलिए तो आंसर हो गया ए का 2, है ना, बी का 1, सी का डी, सी का 4 और डी का 3 आंसर आ गया ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा भैया, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। कह रहा मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज which prices to create profits in low tax regime and loss in high tax regime। बताओ, ये तो एक बार में बता देगा आदमी, क्या है, ट्रांसफर प्राइस में, मैं टाइम नहीं दे रहा, ट्रांसफर प्राइसेस, क्या इसको बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसेस, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, पता है इस तरह की चीजें आपको अगर नहीं आ रही तो एक चीज पकड़ लो, आंसर खुद निकल जाएगा। मैं बताऊं कैसे, देखो आ जाओ। मोटिवेशन क्या दिया, मोटिव और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या मोटिव, क्या पर्पस है, और दूसरा दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। आइए देखिए क्या होता है, 30 सेकंड आपके पास है आपके स्क्रीन पे, चलिए। अचीवमेंट, कंट्रोल, एक्सटेंशन और डिपेंडेंसी। अच्छा बताओ, अचीवमेंट की अगर बात हो जाए, अगर बात करें अचीवमेंट का, तो अचीवमेंट में किसके लिए आता है, एक्सेलेंस के लिए। बोलते हैं ना हम एक्सेलेंट है तभी तो अचीवमेंट हुआ है, हम किस चीज में एक्सेलेंट नहीं रहेंगे तो अचीवमेंट कैसे होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ऑर्डर्ड वे में, ऑर्डरलीनेस की बात करते हैं। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो वो बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट का, और डिपेंडेंसी हम अदर्स को लेकर बात करते हैं। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अच्छा एक बात मैं बोलता हूं, 30 सेकेंड मुझे लगता है वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूं, आप लोग लेकिन मत करना ऐसा, मैं पढ़ा देता हूं फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी बताता हूं। आप क्या करना, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा उसको ब्रेक कर लेना, ठीक है, उसको पुट कर देना, और म्यूट ये करके पुट करके पहले आप पढ़ लेना, फिर आंसर्स पे जाना, ठीक है, देखना चेक करना, तब समझ में आएगा चीजें। बात समझ में आई, जी सर। 30 सेकेंड मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्यों, अभी एग्जाम का टाइम है, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं। चलो
चलते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है इफ द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट में द सीपीआईओ एंड एसपीआईओ इज ऑब्लिगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फर्निश द पर्सनल सीकिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि भैया जो सीपीआईओ होगा, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किस चीज के लिए ऑब्लिगेटेड है, क्या पर्सनल सीकिंग इंफॉर्मेशन रखा है। देखो चलो इसका आंसर देखें। जी सर, कह रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नहीं सर, जब रिजेक्ट कर रहा है तो इसमें इसका क्या लेना देना नहीं। रिजेक्शन की बोल रहा, रीजन पूछेगा, सच रिजेक्शन की, उसका रिजेक्शन का क्या कारण है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, तो बी वाले हैं। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज से कोई मतलब नहीं है। पर्टिकुलर ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी, हाँ ये पूछा जा सकता है। द पीरियड विच एन अपील अगेंस्ट सच डिसीजन में बी प्रेफर्ड, तो ये भी पूछा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी और ई। आ जाओ 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखने में लग रहा है बहुत कुछ है, देखो देखते के साथ आंसर आएगा। कह रहा है एक्स वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है, क्या बोला, एक्स अपॉइंट किया गया 1 जुलाई 2022 को एज ए लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी में। वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया। ही वॉज कंटिन्यूड ऑन 30 अप्रैल 2023, 30 अप्रैल 2023 क्या हुआ, कंटिन्यू किया। What would be the duration of the previous years, बोला प्रीवियस ईयर्स फॉर द असेसमेंट ऑफ 2023-24, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर्स 22-23 होना चाहिए, नहीं तो 22-23 में कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हेड फॉर सैलरी, इनकम का हेड, सैलरी के हेड के लिए पूछ रहा है प्रीवियस ईयर्स क्या होगा। मुझे बताओ 1 जुलाई 2022 से 1 मार्च 2023 तक होगा कि नहीं होगा, सॉरी 31 मार्च, 31 मार्च क्यों सर, जुलाई से 22-23-24 के लिए पूछा ना, मतलब आपका अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से फिर 2024 के लिए पूछा, और उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, पिछला साल, मतलब 1 जुलाई के बाद और मार्च 31 से पहले, तो यही होगा 1 जुलाई 2022 और 31 मार्च 2023 तक, ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 4 नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है व्हेन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व देयर कैपिटल्स आर 40,000 50,000, यानी कि दोनों लोगों के कैपिटल कितने थे, 90,000 रुपया। ऑफ सॉरी आफ्टर ऑल एसेट्स सोल्ड एंड लायबिलिटी स्पेस, अगर पूरी तरीके से एसेट सोल्ड कर दिया और लायबिलिटी भी पे कर दिया तो उसके हाथ में 80,000 रुपया बैलेंस बचा, कैश बैलेंस 80,000। व्हाट इज द अमाउंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात बताना, 90,000 रुपया कैपिटल लगाया था और सब बेच बात के उसके पास 80,000 रुपया बचा, तो भैया 10,000 का लॉस ही हुआ ना, कैपिटल पूंजी भी नहीं उठा पाया, समझ रहे हो, पूंजी भी नहीं उठा पाया, तो 10,000 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, क्या हुआ, 10,000 का लॉस। देख रहे हो, पहला क्वेश्चन देखना और ये सब क्वेश्चन देखना, समझ में आ रहा है कि कितना इजी कर रहा है पहला दूसरा क्वेश्चन छोड़कर। तो ये देखो धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल और होगा, और देखना लास्ट जाते जाते क्वेश्चंस और इजी तरीके से बन जाएगा। कह रहा है इन केस ऑफ टू वेरिएबल जब बात हो, द एस्टिमेटेड रेग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx, ये वाला था जी सर। द टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर 15,730 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू द एरर 1530, द एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इज आ, इसको बोलते हैं गुड फिट, क्या बोलते हैं, गुड फिट। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो तो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर, सेवर टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, लेट द बायर बीवेयर, यही होता है ना सेवर टेम्परेचर का मतलब जी। तो बोल रहा है कि अप्लाई कहां होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस दिए गए, बोल रहा है कहां अप्लाई होगा मुझे बताइए। तो जब बोल रहा है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो भैया जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे हैं तो सेवर टेम्परेचर की क्या जरूरत, जब गुड्स सोल्ड बाय सैंपल से बेचा है तो क्या जरूरत, व्हेन गुड्स सोल्ड अंडर द इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज तो भी जरूरत नहीं है। कह रहा है when the buyer does not intimate the purpose, buyer अगर कोई पर्पस इंटीमेट नहीं किया है to the seller and depends upon his own skill and judgment, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बायर ने कभी भी सेलर को बताया नहीं कि हमको क्या सामान चाहिए और वो अपने हिसाब से ले रहा है, सामान खरीद रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेवर टेम्परेचर, लेट द बायर बीवेयर, यहाँ पे बायर को जागरूक होने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बात कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सर्विस गैप एज पर द सर्विकल अप्रोच इन लॉजिकल सीक्वेंस। देखो यार कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो आपको सर्विकल, आप लोगों ने हमको लगता है बहुत कम सुना होगा, सर्विकल भी एक अप्रोच है ना, किसके लिए, सर्विस गैप्स के लिए, किसके, सर्विस गैप्स के लिए।
ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्विकल्स का ये नहीं आ रहा होगा तो क्या करेंगे सर, तो उस समय पहले कोशिश करिए समझने का और क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, कह रहा है लॉजिकल सीक्वेंस, द गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, द गैप बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, द गैप बिटवीन द परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस, द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, द गैप बिटवीन द सर्विस डिलीवरी एंड देखो यार ये क्वेश्चन हो जाता अगर नहीं आ रहा है जिसके लिए, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल नया है तो नहीं आ रहा है, तो ये हो जाता भैया जय माता दी पे, क्योंकि ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि कौन सा कहां है, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में वही ऑप्शन अपनाना है, जय माता दी वाला, यानी कि जो भी एक ऑप्शन हो चुन रहे हो उसी को पुट कर दो। फिर भी मैं यहां अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि अब तो मैं तो जानता हूं तो मैं तो बताऊंगा ही नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहां पे देखिए गैप क्या बताया, व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स एंड व्हाट मैनेजमेंट थिंक्स, तो इसको नॉलेज गैप बोलते हैं। ये व्हाट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, इसको पॉलिसी गैप बोलते हैं। यहाँ पे डिलीवरी गैप है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है और यहाँ में कस्टमर गैप है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यही पे यहाँ पे कह रहा है, देखो अगर मैं बात करूं गैप बिटवीन द कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन, यही है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट का परसेप्शन, तो ये पहला नंबर हो गया। पहला नंबर देखो बी कहां है सर, बी यहीं पे है, तो यही आंसर होगा। एक अगर आपको पता होता, इन सब क्वेश्चन में आप एक भी पकड़ लिया ना तो आंसर बना लोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नया चीज पूछा गया है ना जी सर। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या डी है, गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन और सर्विस क्वालिटी, देख लो मैं ये पॉलिसी गैप है ना, मैनेजमेंट का परसेप्शन और पॉलिसी, इसको क्या बोले मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग्स और सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज, ये देख लो। उसके बाद क्या है ए क्या है, गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन सर्विस डिलीवरी। उसके बाद क्या है ई देख लो, गैप बिटवीन सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और उसके बाद क्या है सी, द गैप बिटवीन परसीव्ड सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस, ये देख लो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलें जी सर। चलिए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो कौन सा मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएटेड है और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। तो आइए, परफेक्ट कंपटीशन में सर नहीं, मोनोपोलिस्टिक में सर बिल्कुल सही, ओलिगोपोली में और डिओपोली में, ये तीनों में। मोनोपोली में भी एकाधिकार होता है, परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा, तो ये दोनों नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज हैव नेट बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन एज ए कंसिडरेशन इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो भैया इसमें क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है कि कौन सा नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज है, कौन सा जो नेट बेनिफिट दे रहा है किससे, डिसीजन से। तो उसको उसमें बोल रहा है कि कंसिडरेशन जो एथिकल डिसीजन मेकिंग पे लिया गया किससे लिया गया, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरिज्म। क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरिज्म, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा द प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। बोल रहा है प्रॉब्लम का डेफिनेशन प्रोसेस होगा, उसका एक सीक्वेंस है लॉजिकल, तो उसको अरेंज करने बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो सब पढ़ते पहले हम लोग क्या लिख रहा है, डिटरमाइन की द यूनिट एनालिसिस, पहले डिटरमाइन तो नहीं करेंगे, डिटरमाइन द रेलेवेंट वेरिएबल्स ये भी नहीं करेंगे, राइट मैनेजरियल डिसीजन स्टेटमेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तो बात की बात है, राइट रिसर्च क्वेश्चंस एंड और रिसर्च हाइपोथेसिस, ये भी बात की बात है। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो ये सब चीजें कहां से आएंगी, तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स। कहां है ई, कहां है, देखो किसमें, पहला एक ही में तो है ही, तो आंसर ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपके सामने क्या होगा आंसर। तो आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखिए मैनेजर डिसीजन का स्टेटमेंट और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स कि भैया क्या होगा, और फिर डिटरमाइन करिए यूनिट का एनालिसिस, फिर करिए डिटरमाइन रिलेवेंट वेरिएबल्स, और फिर उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं सर, राइट कर सकते हैं रिसर्च का क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, which of the following are the disadvantage of straight salary sales compensation plan। तो डिसएडवांटेज पूछा, एडवांटेज नहीं, तो जो पॉजिटिव चीज होगा उसको पहले हटा देंगे हम लोग जी सर। कह रहा है सेल्स वॉल्यूम इज एम्फेसाइज्ड ओवर प्रॉफिट रिप्रेजेंटेटिव में ओवर स्टॉक द कस्टमर, तो ये तो पॉजिटिव चीज है, सेल्स वॉल्यूम एम्फेसाइज कर रहा है प्रॉफिट से, है ना, तो ये तो गया। दूसरा सेल्स डिसएडवांटेज में सेल्स क्या करेगा भाई, ये भी गया, है ना, बात समझ में आ रहा है जी सर। लो मोटिवेशनल इंपैक्ट, हाँ इस वजह से हो सकता है कि क्या होगा, कम हो गया होगा। फिर डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल्स
परफॉर्मेंस, ये भी सही बात है, इसके लिए डिसएडवांटेज है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में फोकस ऑन द प्रोडक्ट दैट रिक्वायर लीस्ट एफर्ट टू सेल, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। आंसर हो जाएगा सी डी और ई। क्या हो जाएगा? सी डी और ई। चलो देख रहे हो कितना इजीएस्ट था पहला क्वेश्चन, देखो, और अभी वाला क्वेश्चन लेवल में समझा। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब अटेन कर रहा है एज ऑफ मेजोरिटी, माइनर एग्रीमेंट क्या होगा? सर कभी भी उसका रेटिफाई नहीं किया जा सकता। 18 साल से पहले जो भी किया गया है वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई एग्रीमेंट, माइनर एग्रीमेंट किया है, उसके बाद अगर आप उसको क्या करना चाहिए, अटेन करना चाहिए, तो नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम, उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट टू इंक्रीज। ठीक है, तो अगर बात करें डिमांड का तो क्या होगा, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूमर के प्राइस का सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा। देखो अगर मतलब ये चाय और कॉफी की बात करें, अगर चाय और कॉफी का जब ये का हो जाएगा डिमांड, प्राइस बढ़ जाएगा, तो भैया डिमांड किसका? चाय का बढ़ जाएगा, है ना, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, इंक्रीज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार पेट्रोल में क्या फर्क पड़ने वाला है? एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ, नंबर से भी कोई नहीं होगा फर्क पड़ेगा। एंड इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, हाँ टेस्ट अगर रहा तो भैया डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो ए बी और ई, आंसर क्या हो गया? 4 नंबर, ए बी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिया हुआ है और इधर पैरामीट्रिक टेस्ट दिया हुआ है। देखो बहुत सारे टेस्ट जो हैं मतलब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह ही पैरामीट्रिक टेस्ट एज ए नाम, काम दोनों का अलग है, लेकिन बोलते हैं मेरा भाई जैसा ये है, तो वो चीज है। एफ टेस्ट कौन सा टेस्ट के जैसा है वो वहां पे बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम बात करें एफ टेस्ट। फ्राइडमैन टेस्ट मतलब एफ टेस्ट की बात कर रहा है वो, नाम पे जाना, कंफ्यूज मत कर जाना एग्जाम में, ये देखो ऐसे ही कंफ्यूज करता है। फ्राइडमैन टेस्ट मतलब एफ टेस्ट की बात कर रहा है। और अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो टू वे अनोवा बोलते हैं ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बात समझ रहे हो जी सर। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें मैन विटनी यू टेस्ट, तो ये टी टेस्ट के जैसा ही होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक के लिए, ये पैरामीट्रिक के लिए। तीसरा बात करें क्रिस्कल वालिस टेस्ट, तो ये होता है वन वे अनोवा, और विल्किंसन टाइम रैंक टेस्ट ये होता है टी टेस्ट के बराबर में। तो आंसर हो गया ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, यानी कि दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल फॉर कंज्यूमर प्रोफेशंस। तो कंज्यूमर प्रमोशन, प्रोफेशंस नहीं प्रमोशंस, कंज्यूमर प्रमोशंस के लिए कौन सा टूल्स अपनाया जाता है? देखो आइए देखते हैं। कह रहा है क्या, प्राइस ऑफ प्रमोशंस के लिए नहीं है। रिफंड्स कहाँ, ये किया जा सकता है कि भैया हम रिफंड कर देंगे सामान। कूपन्स बिल्कुल किया जा सकता है। इवेंट का स्पॉन्सरशिप किया जा सकता है, लेकिन ऑफ इनवाइस वाला भी काम नहीं किया जा सकता। तो प्राइस ऑफ और ऑफ इनवाइस ये दोनों नहीं है, तो बी सी डी आंसर है, दैट इज 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्या कह रहा है? इट इज एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। तो भैया ब्रेकिंग द लॉ, अगर लॉ को विदाउट बिना लॉ को ये किए हुए तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर लॉ को तोड़ रहा है तो टैक्स इवेजन बोलते हैं, चेक टैक्स का चोरी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्या है? कह रहा है विच इज द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो एक तो क्रिसिल है ना, क्रेडिट रेटिंग ये वाला एजेंसी जो, तो एक तो क्रिसिल, सी तो पक्का होगा, तो सी किसमें देखो सी सब में है ना, लाइक सी सब में रखा है। और दूसरा है एक्वाइट, ये है ना, ब्रिक वॉक रेटिंग्स कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नहीं है, मूडी भी कुछ नहीं। अरे डी ये तो ऐसे ही हटा दो, ई हट गया, डी हट गया, अब बचा क्या एसीबीसी। तो भैया ब्रिक वर्क रेटिंग से कुछ ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी और सी, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, है ना जी। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए पॉइंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन, कब पॉइंट एस्टिमेटर को कब कंसिस्टेंट माना गया? तो ये बोल रहा है इट हैज स्मॉलर स्टैंडर्ड, नहीं सर ये भी नहीं होगा। इट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, नहीं सर ये भी नहीं। कह रहा है टेंड टू बिकम द क्लोजर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये बात बिल्कुल है। अगर आप जितना पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज आएंगे, आप सैंपल साइज जितना लार्ज होगा उतना क्लोज आएंगे, और यही पॉइंट एस्टिमेटर कहना चाहता है। देखिए बात तो सही है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये हो गया इसका आंसर।
चलिए अगर हम बात करें बॉक्स प्लॉट इज ए ग्राफिकल समरी मेजर्स ऑफ डेटा दैट डिस्प्लेज, तो देखिए बॉक्स प्लॉट होता है, एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स प्लॉट में बोला कि भैया मेजर्स किस किस चीज का हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मीन, मीडियन और मोड है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, यूरो करेंसी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है, बोला यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव ज्योग्राफिकल लिमिट्स। ये बिल्कुल सही बात है, यूरो करेंसी का कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है कि भाई यहीं चलेगा यहां नहीं चलेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। यूरो करेंसी मार्केट इज अनरेगुलेटेड, नहीं सर रेगुलेटेड मार्केट में आता है, ये तो गलत बात हो गया। अभी तो बी जहां जहां है पहले इसको हटा दें सर, ये भी है ये भी है, खत्म हो गया कहानी जी सर। उसके बाद कह रहा है, और फिर देखो जहां पे ए है, ये दोनों में है, छोड़ दो, ई भी दोनों में, तो ई भी नहीं पढ़ेंगे, डी देख लेते हैं। तो कह रहा सॉरी सी देख लेते हैं, द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सी वाला सही होगा। सी वाला सही है तो डी देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई दोनों में है। देखो ए और ई दोनों में है ना जी, सी और डी, सी में अगर सही हो गया तो ए, सी और ई, ए आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी अपना टाइम आप बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन रिसर्च डिजाइन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई साहब हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो गया, मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप अ मनी मार्केट इन इंडिया, तो भैया कैसे हम मनी मार्केट में डेवलप कर सकते हैं इसकी बात करनी है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ऐसा है क्या ना, पहले ये तो नहीं आया। आओ देखो नीचे लिखा गया पहले क्या क्या है। सबसे पहले कमर्शियल पेपर आया 1990 में, उसके बाद WMA आया 1997 में, 1998 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फिर आया इंटरेस्ट रेट स्वैप और फिर आया RTGS। ये पांचों के पांचों इसका आंसर मतलब सबसे पहले अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करें तो ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, पहला नंबर पे क्या है भैया कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर क्या है ये, यानी कि पहला नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट WMA मतलब ये दूसरा नंबर पर BC। ठीक है, उसके बाद फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि D, तो BCD कहाँ है ये देखो 4 नंबर में A, उसके बाद फिर ये है A यानी कि 4 नंबर और ये फिर हो गया 5 नंबर, तो 5 पे रह गया नहीं जी सर। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डेट पूछा था कि कौन पहले आया कौन बाद में है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, उस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो क्वेश्चन ये अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबको इतना पता नहीं रहता है। तो देखो यार 2 4 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं बता रहा हूं जनरल से भी आपका कॉमर्स का पेपर कट ऑफ पार करने के लिए ना, JRF करने के लिए 105 क्वेश्चंस मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम 105 क्वेश्चंस, फिर आप कंप्लीट कर लोगे JRF, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो आप 45 क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसको आप छोड़ सकते हो या फिर उसको इग्नोर कर सकते हो, सर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देते हैं, कहता है एट सजेस्टेड बाय कोलिंस अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप लेवल्स इन द सीक्वेंशियल हाई ऑर्डर। देखो इसको भी क्या कर सकते हो आप, इसको समझ के बना सकते हो। कैसे, कुल वैसे तो हमें पता नहीं कॉलिंस का क्या किसने कैसे दिया, नहीं पता है सर, लेकिन हम इसको समझ के कोशिश कर सकते हैं बनाने का। देखो कैसे कह रहा है, अ लीडर इज अ कॉम्पिटेंट मैनेजर, द लीडर इज एन एग्जीक्यूटिव। क्या है, द लीडर इज एग्जीक्यूटिव, द लीडर इज अ हाईली कैपेबल इंडिविजुअल। देखो अगर कहीं भी हम सोचेंगे ना, उसके बाद लीडर इज एन इफेक्टिव लीडर, लीडर इज कंट्रीब्यूटिंग टीम लीडर, अगर हम सबसे पहले बात भी करेंगे ना तो किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअलिटी की, खुद की। लीडर क्या होता है, इंडिविजुअल कैपेबल होता है। तो सबसे पहले आप सी नंबर में आ जाइएगा, तो सबसे पहले सी वाला ऑप्शन ऑप्शन 2 है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि जो लीडर है वो टीम मेंबर को कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद क्या बोला गया, ए लीडर कॉम्पिटेंट मैनेजर होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉम्पिटेंट मैनेजर होता है, तो ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आ जाएगा लीडर क्या है, इफेक्टिव लीडर है, और 5वां में है एग्जीक्यूटिव। तो ये ऐसे बनाया गया था, कैसे, CEADB ऐसे है कॉलिंस का। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस किस्मत के भरोसे भी छोड़ना चाहिए। चलिए अब आ जाइए, कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन
अगर हम बात करें परसेप्शन की तो प्रोसेस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा नहीं है जब हम सिलेक्शन कर रहे हो स्टिमुली का, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज जो नहीं है, ये तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना जी, तो वो तो फेस करते हैं, तो एक्सटर्नल कैसे आ जाएगा ये, बिल्कुल। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है भैया, देखो स्टेटमेंट क्या दिया गया, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन इज लीस्ट। अरे यही तो पहला ट्रू वाला है, कैसे, तो हमने ये जब हम स्टैट्स का क्लास कर रहे थे तो हमें पता था क्या कि सर एज्यूम्ड मीडियन हमेशा बड़ा होता है किससे, एक्चुअल मीडियन का निकालेंगे तो, जब डेविएशन से हम निकालते हैं ना, डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीडियन बड़ा हमेशा क्या होगा, ये होगा, और एक्चुअल मीडियन जो है ना, डेविएशन ऑफ एक्चुअल मीडियन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि एब्सोल्यूट डेविएशन जो होगा मेजर फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट, कम होगा, लीस्ट मतलब ये इसकी बात करा कि कम होगा हमेशा। एक्चुअल मीडियन से अगर आप डेविएशन निकालेंगे और एक्चुअल मीडियन और एज्यूम्ड मीडियन से डेविएशन निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीडियन वाला ज्यादा होगा और एक्चुअल मीडियन वाला लीस्ट होगा, कम होगा, यानी कि पहला वाला। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो कह रहा है विच फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन अनकॉमन फीचर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। तो भैया कौन सा प्राइवेट ये है, एक बार देख लिया जाए। चलिए कह रहा बोथ इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू और रेडी टू गेन कैपिटल फ्रॉम दी पब्लिक, नहीं ये तो नहीं है, ये गलत हो गया। चलिए दियर इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इन्वेस्टर कंपनीज। हाँ इसका आंसर क्या होगा, यही होगा कि उसके इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इन्वेस्टर कंपनी के लिए लिए जाते हैं। तो ये बात हो गई काम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 में। 33 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज कहां होता है, फॉर ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड फॉर, किसके लिए कौन सा अकाउंट में ये जाएगा भैया, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। गोल्ड्स और फॉरेन करेंसी जो है वो रिजर्व्स अकाउंट में ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्या कह रहा है, कह रहा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस्ड is put into course of transmission, there is a क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट voidable हो गया कि भैया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशिएंटली स्टैम्प्ड भी कर दिया गया है और ड्यूली एड्रेस भी कर दिया गया है, ठीक है, और कोर्स एक्शन में भी ट्रांसमिशन में भी डाल दिया गया। तो भैया इसको कैसे, तो इसी को तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। voidable क्यों होगा, है ना, voidable एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है ना जी, तो ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 35 की, तो 35 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एम्पिरिकल स्टडीज इंडिकेट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये जो होता है वो होता है एल शेप में, क्या किस शेप में होता है, एल शेप में। चलिए अगर करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का लिमिटेशन नहीं है। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो ये तो भाई तो लिमिटेशन नहीं है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है यही, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 में। क्या कह रहा है 37, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो ये बात सही है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस समय में बनाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि आपने कंपनीज एक्ट में जितने भी सारी चीजें थी उसको फॉलो कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इफ द कंपनी मेक्स फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर शेल कम टू एन एंड। ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा का दूसरा भी सही, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 and 2। आइए क्या कह रहा है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है व्हेन द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मदर एंड फादर। तो जब बच्चा है वो कमा रहा है और उसका इनकम को क्या कर दिया, क्लब कर दिया गया मदर फादर में, तो कितना डिडक्शन मिलेगा मदर या फादर को। तो इसके लिए सेक्शन 61 है, इनकम विल बी क्लब्ड, है ना, जो हैंड्स ऑफ हायर लर्निंग पेरेंट।
तो इसके लिए कितना है 1500 रुपया अलाउ किया गया है, कितना एग्जेम्पशन। तो क्या आंसर होगा 1500, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1500, फर्स्ट नंबर। चलिए अगर हम बात करें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स एंड द फ्री ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। तो भैया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ था, वन ऑफ द सच एसोसिएशन, और जो एसोसिएशन था नाफ्टा। तो नाफ्टा किसके लिए था सर? यूएस कनाडा मैक्सिको एग्रीमेंट है ना, ये था यूएस कनाडा मैक्सिको, यूएसएमसीए बाद में बन गया था 2018 में। पहले इसका नाम क्या था सर? पहले इसमें मैक्सिको है ना, यूएसएमसीए एग्रीमेंट, नाफ्टा से ये क्या हो गया यूएसएमसीए एग्रीमेंट। चलिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट प्रिविलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो मोस्ट प्रिविलेंट है वो है ओलिगोपोली। क्या है? ओलिगोपोली। चलिए उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन द प्रोसेस इन्वेंट्री। स्टेप्स अरेंज करना है आपको, उसका प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे हम लोग शुरू करते हैं और अंत कैसे करते हैं उसका। तो चलिए आगे शुरू करें। जी सर, सबसे पहले क्या करेगा? समराइज करेगा टोटल कॉस्ट को? नहीं सर। कंप्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट? नहीं सर। कंप्यूट करेगा कॉस्ट पर यूनिट? कंप्यूट करेगा कॉस्ट पर यूनिट? नहीं सर। क्या करेगा? सबसे पहले समराइज करेगा कि भैया फिजिकल फ्लो यूनिट का कितना है, ये होगा पहला। तो ये हो गया पहला, है ना। उसके बाद क्या? उसके बाद करेगा टोटल कॉस्ट के भैया आप टोटल कॉस्ट कितना समराइज करना है, ये आ जाएगा। ठीक है जी सर। एक मिनट नहीं नहीं नहीं, ये इससे पहले भी कंप्यूट आउटपुट करेगा ना, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, तो ये करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा सर? उसके बाद फिर करेगा ये, अब आएगा ये। उसके बाद फिर क्या करेगा सर? फिर कंप्यूट करेगा पर यूनिट वाला कॉस्ट, ये, और तब जाके असाइन कर देगा टोटल कॉस्ट। ये हो गया क्या? DBACE यानी कि पहला नंबर। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन फिर कंफ्यूजिंग है ना। ये क्वेश्चन क्या है भैया? आप जानते ही नहीं है हम, है ना। हम क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, कहां समझ में आएगा? कुछ तो देखा ही नहीं। शेरे कमेटी, मलेगम कमेटी, सोधनी कमेटी, कोई बात नहीं, इसमें जय माता दी लगा दो, है ना। चलो वैसे मैं बता देता हूं। चलो अब कह रहा है स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड AFT। तो ये था शेरे कमेटी। क्या था? शेरे कमेटी। चलो उसके बाद वर्किंग ग्रुप NBFC का, तो ये क्या था? ये था मलेगम कमेटी। ठीक है, 1995। सजेस्ट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ लेंडिंग, ये जो था वो था राशिद जिलानी कमेटी। और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो था वो था सोधनी कमेटी। ये बात ध्यान में रखिएगा, बस दिमाग नहीं लगाने का। चलो ये क्या? A का 4, B का 3, C का 1, D का 4। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 43 पे। 43 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो। Which of the following are the reasons for manufacturers and retailers to brand their offerings? तो कौन सा रीजन होगा जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर क्या करेंगे? ब्रांड अपने ऑफरिंग्स को ये करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। हैव टू गेज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी? नहीं सर, ये काम नहीं करेंगे। इनेबल्स कर देंगे प्रीमियम प्राइस? हाँ, ये कर सकते हैं कि प्रीमियम प्राइस पे ज्यादा रख दे, तो जिससे क्या होगा अपना उसका होता है ना आपका स्कीमिंग द क्रीम, है ना, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी अपना ले। ठीक है। कंट्रीब्यूट, क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट टू कॉर्पोरेट एंटी प्रोग्राम्स, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इन्फॉर्म अबाउट द सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, ये कभी नहीं करेंगे, कहां से आया है प्रोडक्ट। डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, ये कर सकते हैं। तो B, C और E आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक कट गया था तो सारा ये चल जाता, तो आंसर एक ही बार में निकलता। देखो अगर बताना होता तो A है, पहला बार में काट दिए, A यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, आंसर B, C ही हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर अगर आ जाए 44 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? द ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ ए फार्म इज रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्स पॉइंट ऑफ, किसकी बात कर रहा है ये? कि भैया ऑप्टिमल कैपिटल बजट जो है वो रिफ्लेक्टेड किससे कर रहा है? कौन से पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई साहब वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व से। चलो अगर हम बात करें हु वाज द ओपिनियन दैट लेबर द फादर ऑफ वेल्थ, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी एस्टिमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। देखो भाई साहब ये तो सुना भी नहीं होगा नाम हमने, तो विलियम पैटी वैसे इसका आंसर है, सेकेंड विलियम पैटी। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो होते हैं जय माता दी वाले होते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, Which of the following are skills and capabilities related to competencies? हाँ, ये आपको देखने लायक है। आइए
तो अगर हम स्किल और कैपेबिलिटीज रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो यहाँ हम एनालिसिस कर सकते हैं स्किल से, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सर बिल्कुल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑनरशिप ऑफ असाइनमेंट कोई चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो ए, सी और डी यानी कि पहला नंबर आंसर होगा। कह रहा म्यूचुअल फंड्स आर इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, देख लो यार ये भी क्वेश्चन आया है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बड़े अच्छे आएंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। क्या करना है, इंतजार करना है, ठीक है। कह रहा है सिक्योरिटीज, सॉरी क्या बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन करेंसी, इंटरवेंशन करेंसी को क्वांटिफाइंग कर रहा है, तो वो है द करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड, जो जहां डोमेस्टिक करेंसी को कोट किया जा रहा है वो इसको बोलते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाए जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, तो भैया एग्रीकल्चरल इनकम कौन सा है वो मैंने बताया ही आपको, देखिए तो ये एग्रीकल्चर इनकम सेल्फ ग्रांट ग्रोथ, नहीं सर ये तो नॉन एग्रीकल्चर है, तो ये गया, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद रेंट और रेट डिराइव फ्रॉम दी लैंड, देखो लैंड लिख दिया, एग्रीकल्चरल लैंड लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो बात बिल्कुल सही हो जाती, तो दूसरा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इनकम फ्रॉम द मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटिंग, ये भी है। इनकम फ्रॉम द लैंड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर पर्पस, नहीं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप स्टोर कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यानी कि बी, सी और ई आ जाएगा, आंसर क्या होगा, बी, सी और ई आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी फैसिलिटेट एंड प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, आल्सो इंप्लीमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया में, बिल्कुल सही बात है, डीजीएफटी का काम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, भाई साहब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर डीजीएफटी आता है, तो भैया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यही है ना, ये देख लो। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको तो मजा भी आएगा बहुत सारे में, लेकिन बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। क्या करना है, पेशेंस रखना है, और फिर आपका काम बन जाएगा, आप पास कर जाओ। मैं कहता हूं 60% में पास पढ़े हो ना, बस दिमाग लगा लो, क्वेश्चंस बन जाएगा। चलो आ जाओ, सबसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस टू रिकर्स और टू डिसऑनरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो डिसऑनर करने के लिए भाई साहब उसको बोल रहा है सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना, उसका बताना प्रोसेस। तो आइए सबसे पहले क्या नोटिंग करेंगे, सर नोट नहीं करवाएंगे, कंपनसेशन नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, पहले हम नोटिस ऑफ डिसऑनर देखेंगे, भैया नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजो इसको, नोटिस देना है, तो सबसे पहले डी देख लो, आंसर एक बार में निकल गया। तो जब क्वेश्चंस पढ़ोगे नहीं भी आ रहा है ना, कोई बहुत क्वेश्चंस ऐसे बन जाएगा, नोटिस ऑफ डिसऑनर, फिर होगा नोटिंग, फिर उसके बाद करेंगे प्रोटेस्ट, फिर करेंगे क्या कंपनसेशन, और तब जाके पेनाल्टीज पे किया जाएगा। चलो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसीडर एज ए सप्लाई फैक्टर्स, कौन सा किसको हम लोग सप्लाई फैक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, कब, अफेक्टिंग फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात कर रहा हूं। तो एफडीआई में भाई साहब किसको, कस्टमर एक्सेस को क्या मतलब है, सप्लाई फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को क्या मतलब है, नहीं मतलब है। हाँ रिसोर्स क्या अवेलेबल है वो बात है कि भैया सप्लाई किया जा सकता है या नहीं। अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर का कोई मतलब नहीं है। लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक्स का भी मतलब है किससे, सप्लाई फैक्टर से। तो आंसर होगा सी और ई, क्या होगा, सी और ई। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर 207 सेक्शन से 211 सेक्शन तक, जो इनकम टैक्स 1961 में मेंशन है। ये भी क्वेश्चन है भैया याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो गया, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस टैक्स एंड क्या बोलते हैं आपका एडवांस टैक्स पेमेंट का, तो सबसे पहले क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस टैक्स आ जाएगा, ड्यू डेट का, नहीं ऐसा नहीं हुआ। पहले लायबिलिटी क्रिएट होगा, भैया मैं हम एडवांस टैक्स पे करने लायक भी हैं या नहीं है, तो आ जाइए पहला नंबर पे बी पे, है ना। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि भैया कंडीशन क्या लायबिलिटी पे ये करने का, और फिर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स करेंगे दूसरा और तीसरा। देखो बी डी ई दोनों जगह पे है, तो कभी कभी ना इस तरह के भी लगा लीजिए, बी डी है ना। अब ए सी और सी ए में देखा गया है, तो अब सी का क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट। क्या कह रहा है, पहले होगा पेमेंट, पहले पेमेंट करेंगे और फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट आएगा, तो फिर उसका पेमेंट करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सी है ना, बी डी ई सी ए। चलो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है,
फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कह रहा है, फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट का कौन सा पार्ट है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम, तो आ जाएगा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, ठीक है। सोशल ऑडिट आएगा, नहीं आएगा। कंप्लायंस ऑडिट आएगा, साइट प्रॉपर्टी ऑडिट आ जाएगा, लेकिन एनर्जी ऑडिट नहीं आएगा। तो ए, सी और डी सेकंड नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, ये भी है, बना तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे बन जाना चाहिए, ये तो मैंने पढ़ा रखा है। द टोटल रिटर्न फॉर एन इक्विटी स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर वाज 12.5%, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दैट ईयर 3.5% एंड द रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न वाज। तो ये बात भाई साहब बनाना पड़ेगा इसको, तो आओ आओ बनाते हैं। फॉर्मूला देख लियो जी सर, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 1 प्लस रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो देखो अगर ये है 12.5%, तो इसको अगर हम 1 प्लस 1 पॉइंट 1 पॉइंट नहीं 12.5% है ना, तो इसको करेंगे 0.125, ठीक है। क्या करेंगे 0.125, ठीक है जी। क्यों सर, परसेंटेज में था, बिना परसेंट में लेके आएंगे। डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना है 0.035, क्यों, क्योंकि ये था 3.5%, ठीक है। चलिए आइए अब क्या है नेक्स्ट, इसको जोड़ दीजिए और होल डिवाइडेड बाय -1, ये फॉर्मूला है तभी बनेगा। अब इसको करिए 1.125 डिवाइडेड बाय 1.035, ठीक है, ये कर लीजिएगा -1, तो यहां आ जाएगा आपका 0.0869, इसको माइनस करिएगा तो, ठीक है। अब परसेंट में लेके आ जाइएगा तो 8.69% लिख लीजिए या 8.70% लिख लीजिए, यही होगा आपका आंसर। समझ में आ गया जी सर। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। भैया आरआरबी की बात कर रहा है, आरआरबी किस किस से चलता है, तो एक तो आरआरबी एक्ट 1976 में आया था और 2 अक्टूबर 1975 को क्या था, तो भाई साहब वहां पे इसकी पहली शुरुआत हुई थी। और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी ए और डी। और देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है यार। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करिए। ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स दिया है 80 करने का और उसके वेरिएबल्स दिए गए हैं, बात समझ में आया जी सर। चलिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्सनल इंटीग्रेशन का, तो इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रेवल आ जाएगा। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी का, तो वो इंटरनेट यूजर्स वाला आ जाएगा। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये इसका तो सेम है 4, है ना जी सर। तो ए का 3rd, बी का 1, सी का 2, डी का 4 आ जाओ सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, आइए क्या कहते हैं देखते हैं। कह रहा द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय अ फर्म व्हाइल स्ट्रेटेजाइजिंग टू इंटरनेशनल फॉलोअर्स। क्या क्या होता है भैया, जब आप क्या हो रहा है कि कौन सा स्टेप को फॉलो करना है एक फर्म के द्वारा, जब आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि भैया आपको इंटरनेशनल जाना है उस समय, तो कौन कौन सा चीज कैसे पहले फॉलो करेंगे। आइए हम लोग डिसाइड क्या करेंगे पहले कि भैया कब एंटर करना है, नहीं उससे पहले जाना कहाँ है वो तो देख लो। डिसाइडिंग विच मार्केट, कौन सा मार्केट, ये भी नहीं होगा। डिसाइडिंग वेदर टू गो ग्लोबल, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमको ग्लोबल जाना है, तो ये हो जाएगा क्या पहला, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि कब एंटर, नहीं उसके बाद कि किस मार्केट में एंटर करना है, नहीं, और फिर तब डिसाइड करो कि कब एंटर करना है। फिर आप क्या करो, फिर आप करो डिसाइड कि कौन सा मार्केट को चूज करो, और उसके बाद मोड ऑफ एंट्री चूज करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो CBAED है ना 3rd नंबर। चलिए आइए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग समरी मेजर्स डिनोट द डिग्री ऑफ लूप साइडनेस। अब भाई साहब लूप साइडनेस की बात कौन करता है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। चलिए अगर हम बात करें विच वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एशियन, एशियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये होगा लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, ये तीनों हैं। चलिए
क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, कौन सा है ये, इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी इज सुटेबल फॉर कार्स एंड अप्लायंसेस। तो इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं कि भैया कार और अप्लायंस के लिए अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चुनना है तो इन्फॉर्मेशन देना शुरू करिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई साहब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, ये अरेंज करना है। आइए सबसे पहले शुरू करें जी सर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इंफीरियर गुड्स, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर नेसेसिटीज, फिर क्या होगा नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स, फिर क्या होगा, फिर होगा सर्विसेज और तब जाके लग्जरीज आएंगे। तो DBAEC यानी कि पहला नंबर। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो कह रहा है इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इन ए डेटा सेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेटर मेजर इन द सेंट्रल, कौन सा बेटर मेजर है, तो एक को ट्रिम्ड मीन, जो एक्चुअली मीन आपके पास होगा वो मीडियन, ये आपका बेस्ट मेजर है। ए आपका क्या है, बी और सी, सॉरी बी और डी, एक मिनट, बी और डी। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि अटैकिंग स्ट्रेटजी है 65 नंबर में, जो इन्वॉल्व करता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी, जो नया प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, दैट रीराइट द रूल्स ऑफ कंपटीशन, जो दोबारा क्या करता है, रूल्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है विद द राइवल नॉन इज कॉल्ड बाईपास। इसको क्या बोलते हैं, बाईपास कहा जाता है, कि भैया हम उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो कह रहा है सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर दिस सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो ऑपरेशनल फंक्शनिंग है उसका स्टेप्स पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले बोला बाय लोन्स ऑफ ए बैंक एट ए डिस्काउंट, ठीक, फिर बोला इश्यू सिक्योरिटी करना है, रिसिप्ट लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, उसके बाद कैरी आउट द रिकवरी, उसके बाद क्या, चार्ज 2% ऑफ ए मैनेजमेंट फी और मेक पेमेंट टू बैंक। ये बात ध्यान में रखिएगा, सी मेक पेमेंट टू बैंक से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पेमेंट सबसे लास्ट में हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं, 67 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, विच गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, एक रीजन दिया गया है। आइए सुनिएगा, कह रहा है यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, लीज बैक अरेंजमेंट करते हैं, सेल एंड लीज बैक, ठीक है। सेल एंड लीज बैक तो आपको पता ही है क्या है, कि पहले सेल कर दो और उसी से फिर लीज पे वापस ले लो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड के लिए। रीजन क्या है, इन सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट द कंपनी सेल द एसेट टू लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ एन एसेट डियर बिजनेस। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों अपना इसी का ये है, क्या किया है, दोनों इसी का ये किया गया है ना। तो आंसर क्या होगा सर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, दोनों एक ही चीज कह रहा है, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्टेस्टेबल मार्केट्स, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्टेस्टेबल मार्केट्स vigorous competition can take place even among few sellers if and मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा तब, नहीं सर ये तो गलत है। डिमांड इन्फिनिटली इलास्टिक होगा तब, नहीं। एंट्री इनटू द मार्केट एब्सोल्युटली फ्री, ये बात बिल्कुल सही है, अगर फ्री मार्केट होगा तो, और ये एक देयर आर स्ट्रॉन्ग एंट्री एग्जिट बैरियर्स, नहीं, देयर आर फ्री, अगर फ्री है तो एग्जिट भी क्या होगा सर, बहुत कॉस्टलेस्ट होगा, ये इजी होगा, तो सी और ये आंसर हो जाएगा 4। कह रहा है एज पर सेक्शन 61 to 64 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स ऑल्टरेशन प्रॉपर विच इंक्लूड्स, अल्टरेशन का क्या मतलब दिया है, आइए देखते हैं। कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, बिल्कुल सही है। उसके बाद कैंसलेशन ऑफ इश्यूड शेयर, नहीं, जो इश्यू शेयर हो गया उसको कैंसिल क्यों करेंगे भाई, तो बी वाला पहले हटा दो, तो ए गया ये गया, ठीक है। अब देख लो सी दोनों में है, ई दोनों में है, और हमको पता है ए होना ही है, तो आंसर ऐसे निकलेगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी
देख रहे हो जी सर। चलिए, विच कमिटी हैड रिकमेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर? तो भैया इंश्योरेंस सेक्टर में मल्होत्रा कमेटी 1993 में था, वो इस पे काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? किस सिचुएशन में एजेंट जो है पर्सनली लायबल है थर्ड पार्टीज का, है ना? तो देखिए क्या क्या सिचुएशंस है। सबसे पहला सिचुएशंस क्या है, आइए, कह रहा है इफ एजेंट एक्ट फॉर एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। तो आप ये बिल्कुल 100% होगा, अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि आप उसके ये हैं तो आप उस ट्रीट किए जाएंगे प्रिंसिपल की तरह। ट्रेड यूजेज और कस्टम मेक्स एजेंट पर्सनल, अगर ट्रेड का यूजेज और कस्टम उसको लायबल बना रहा है तो भी होगा। एजेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल नेम पे साइन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये उसके तरह साइन नहीं कर सकता, ये लीगल नहीं है। इफ द एजेंट एक्ट फॉर द नेम्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पर वो एक्ट करता है तो क्या सही होगा? नहीं सर, ये भी सही नहीं होगा। इफ एन एजेंट वर्क्स फॉर ए फॉरेन प्रिंसिपल, अगर फॉरेन प्रिंसिपल की तरह करता है तो ये बात बन जाएगा, तो ए बी और ई आंसर होगा। चलो, अब कह रहा है द सेल्स सेटअप, सॉरी द सेल्स स्टेप इन विच अ सेल्स पर्सन लर्न्स एज मच एज पॉसिबल अबाउट अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, किसी कस्टमर के बारे में, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बारे में सीखता है जितना सीखना होता है बिफोर मेकिंग ए सेल, सेल्स करने से पहले, तो उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। सेल्स करने से पहले कोई अप्रोच अगर वो सीख रहा है किसके लिए, सेल्स पर्सन को कैसे बेचना है, तो उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। देखिए ये तो बचपन वाला भाई साहब ऐसे ही करेगा बाएं हाथ में, लेकिन इतना इजी देता नहीं है। देखो कह रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो भाई साहब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किसके लिए है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या करता है कि बिजनेस हमारा चलता रहे, चलता रहे, यही कहता है जी सर। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बात बोला गया है, बोला गया है सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय ए फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो सर ये अगर बात करें पहला वाला इधर वाला का इसका, तो ये कह रहा है कंसिस्टेंसी की बात, कि अगर कंसिस्टेंट मेथड क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यही बोला है सर। बिल्कुल सही बात बोले हैं कि गलत बात बोले हैं आप? सर बिल्कुल सही बोले हैं, कंसिस्टेंसी यही कहता है। तो बी का तो 1 कंफर्म हो गया, इसको इससे जोड़ दो। चलो उसके बाद करते हैं रिलेट टू रिलेटिव साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। क्या कह रहा है? रिलेट टू रिलेटिव साइज, उसके साइज से रिलेट करना है ना? और क्या कहना भैया, इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम और, अच्छा आइटम का इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसका मतलब मटीरियलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मटीरियलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या बोल रहा है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है क्या ये है एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ फर्म अंडरगोइंग बैंकरप्सी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है भाई, एन इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन? अच्छा ये देखो देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया बिजनेस लगातार चलता रहे, तो ये बोल रहा है भैया बैंकरप्सी ना हो जाए, इसके लिए इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन है। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में ही कह रहा है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया द नॉर्मल बेसिस यूज्ड टू अकाउंट फॉर एसेट। तो चलो ये क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी कि 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे चलें सर? बिल्कुल चलिए, है ना। चलिए कह रहा है स्टेटमेंट दिया है और क्या रीजन दिया है, असर्शन रीजन। ये देखिए, बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन द नेशनल मार्केट ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू द बिगर ट्रेडिंग एरिया। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं सर। इंक्रीज रीजन क्या बोल रहा है, इंक्रीज कंपटीशन कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म डोमेस्टिक कंजम्पशन। इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है इंटरनेशनल में? कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत है। तो ए सही और आर गलत। चलो अब बात करते हैं 75 का। देखो इससे एक क्वेश्चन से शायद बन जाएगा, क्योंकि सारा शेड्यूल तो याद नहीं होगा किसी को भी, मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ एक दो से भी याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा। देखो आपको याद है शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2 किस में था? सर बिल्कुल याद है, शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए था और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए था, है ना। तो वो पहले शेड्यूल थर्ड का 4 में लगा दो, यानी कि सी का 4 तो होना चाहिए। अब जो सी का जिसमें 4 नहीं है वो हटा दो, हट गया सर। अब सी का 4 है, बी का 1 है, ये तो कंफर्म है, तो बी का 1 भी कर दो, ठीक है। अब शेड्यूल 1 बोला किसके लिए? शेड्यूल 1 बोला गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, और जो शेड्यूल 4 है वो है कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2।
चलिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया, सेगमेंटेशन की बात मतलब मार्केटिंग, द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर, कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर कहां पे हाईएस्ट होता है, तो उसका आंसर दिया है बिहेवियरल में। कहां पे? बिहेवियरल में। 4 तरीके से बांटा जाता है। चलिए कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, 1 लेबल और दूसरा सेक्शन रीजन। तो ये भी देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टनर रिटायर्स, जब पार्टनर रिटायर करता है, क्या बोल रहा है, जब पार्टनर रिटायर करता है द ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटीज, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो भैया दोनों बात सही है, लेकिन क्या दोनों का लिंक है? एक बैलेंस शीट का बात कर रहा है और एक पार्टनरशिप में बात कर रहा है, तो दोनों बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन लिंक नहीं है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ए सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी, एक मोबाइल फोन बेचता है बी को जो माइनर है, हु पेज फॉर इट बाय चेक, अपना चेक से वो पे कर देता है। ए इंडोर्स द चेक टू सी, और ए जो है वो चेक सी को दे देता है। हु टेक्स इन द गुड फेथ और वैल्यू, जो गुड फेथ में अपना ले लेता है उससे, ठीक है। चेक डिजॉनर हो गया। अब भाई साहब लोगे माइनर का चेक तो डिजॉनर तो होगा ही, तो भैया आप किस पे केस करेगा, सी किस पे जाएगा, तो सी कैन इन्फोर्स पेमेंट चेक ओनली अगेंस्ट ए, बी को कुछ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि सी ने उसको दिया, ए उसको दिया है ना, ए अपना समझे माइनर से, लेकिन ये केस किस पे करेगा, ए पे, कि भैया चेक डिजॉनर हो गया, हमको दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज कंज्यूम्स यूजुअली स्पेंड्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम इन एनी वन कम्युनिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भैया पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, 80 क्या बोल रहा है, ये देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टापेस फ्रेमवर्क। अब ऑक्टापेस फ्रेमवर्क क्या था पता रहे तब तो हम इसको कहें से, यहां में भी जय माता दी लगाइए, है ना। तो ऑक्टापेस फ्रेमवर्क के बारे में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। O for openness, C for collaboration, T for trust, A for autonomy, P for proactive, A for authenticity, C for confrontation और E for experimentation। तो भाई साहब क्या नहीं है, एक्सटेंशन इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है भाई, देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें तो कह रहा है टू रिमूव ऑर्डर बायस इन क्वेश्चनर, क्वेश्चनर में ऑर्डर्ड बायस रिमूव करने के लिए यूजुअली रिसर्चर क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीज फॉलो करता है, क्या क्या। तो एक तो पाइवट क्वेश्चंस, ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है सर, पाइवट क्वेश्चंस यूज करता है। दूसरा अगर हम बात करें मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चंस, नहीं सर ऐसा यूज नहीं कर सकता है। उसका फनल टेक्निक यूज करता है और फिल्टर क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं है। ए सी और डी यानी कि सी डी और ए यानी 4 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। अब देखना कितना इजी क्वेश्चंस आते चला जाएगा। कह रहा था प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइस टारगेट बाय फर्म देन डेवलप ए प्रोडक्ट that would allow the firm to maximize total profit, जिससे क्या हो सके, सो भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, और उसके प्राइस को क्या कहते हैं, उसको प्राइस को बोलते हैं प्राइस लाइनिंग, ठीक है। चलो which of the following is the hiring related turnover cost when employee units quits an organization। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एम्प्लॉय छोड़ता है तो हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट क्या होगा, तो ट्रेनिंग में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं टर्नओवर कॉस्ट हायरिंग रिलेटेड का, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, स्प्रेड इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, स्प्रेड इज डिफाइंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, कौन कौन सा आएगा भाई साहब बताओ, बैंकिंग सेक्टर की ये बात करें इसकी तो उसमें आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम और एसेट मैनेजमेंट, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो यानी कि बी और डी। चलो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, अब बताइए सही कौन सा है कौन सा गलत है। चलो देखते हैं। कह रहा द ओनली पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर, ऐसा है क्या, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम है कि आप फैक्ट्री से कस्टमर तक प्रोडक्ट को मूव करो, नहीं सर ये गलत बात है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ओनली ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, क्या बात करेगा, मार्केटिंग फंक्शंस का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का काम सिर्फ यही नहीं है, दोनों काम है, पहुंचाना भी है और ये भी है, तो ये दोनों एक दूसरे जैसा है, लेकिन दोनों का दोनों गलत है। एक ही काम बोला, दोनों अगर एक साथ रहता तो दोनों सही, तब फिर सही हो जाता। चलो कह रहा है इन टोटलिटेरिज्म द ऑथोरिटेरियनिज्म इंडिविजुअल संस्कृत टाइप लग रहा है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम इज सबऑर्डिनेटेड
टू पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए ग्रुप और स्टेट। तो भैया इसको कौन सा टाइप ऑफ टोटलिटरिज्म नहीं कहा गया है, तो इसको कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो नहीं कहा गया है, बाकी ये तीनों कहा गया है। चलो कह रहा फॉर कस्टमर विच आर द एरियाज ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भैया, इसके लिए आप हैं प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है, फेयर प्राइस, फेयर वेजेस नहीं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ए बी और ई। चलो नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, ये देखिए इसको तो आप नहीं भी पढ़े हो तो बना सकते हैं। दिया गया कंसिक्वेंट आउटकम और दिया गया टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें कि पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी ऑन प्रोसिक्यूशन, तो भैया पेनल्टी के लिए लायक तब है जब आप गुनाह किए हो। गुनाह किए हो मतलब चोरी किए हो, तो ए का थर्ड टैक्स इवेजन। टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स, अगर आप लूपहोल्स का एडवांटेज ले रहे हैं तो उसको टैक्स प्लानिंग कह सकते हैं। नहीं, इसको टैक्स अवॉइडेंस कह सकते हैं। क्या है ना, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस में। उसके बाद है मेन एम इज कंप्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए क्या क्या है, तो देखिए दूसरा क्या बोलता है भैया, इट इज द गाइड एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे टैक्स प्लानिंग और इसको बोलेंगे टैक्स मैनेजमेंट। तो यानी कि हो गया ए का थर्ड है ना, बी का वन, बी का टू, का थर्ड, बी का टू, सी का वन, डी का फोर, थर्ड नंबर। चलिए अब आ जाते हैं assumptions of the purchasing power parity theory include, कौन कौन सा होगा भैया, कौन कौन सा assumption है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है नो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर, बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम बात करें नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज बिटवीन कंट्रीज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बात करें तो नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं सर है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए सी और ई, यानी कि ई ए सी, यानी थर्ड नंबर। ठीक है, चलो कह रहा विच आर द एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन केस ऑफ शटडाउन और कंटिन्यू डिसीजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो भाई साहब पूछा है कि एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग करने में कौन सा शटडाउन और कंटिन्यू डिसीजन हो सकता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, है ना, कौन सा एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है इसमें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला कह रहा बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट गेन, ये बात बिल्कुल सही है, ये किया जा सकता है ना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। उसके बाद अगर हम बात करें लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को मर्ज कर दो टैक्स बेनिफिट के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है ये, तो बी तो गया। चलिए अगर हम बात करें सी टैक्स बेनिफिट डिडक्शन 33 AB 115 VT may be withdrawn liable to tax and for the year in which business discontinued, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। The condition of TIB and ITC of that deduction is allowed to such undertaking, नहीं सर ये नहीं है। चलो उसके बाद करें इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन बिजनेस, एक बिजनेस से ज्यादा है तो लॉस मेकिंग बिजनेस में नॉट बी डिस्कंटिन्यूड, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि भैया जो इसमें लॉस हो रहा है उसको काहे के लिए जोड़ रहे हो, तो ए सी और ई, आंसर क्या है ए सी और ई, 4 नंबर। चलो अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देख लो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखो देखो क्या क्या, इश्यू ऑफ करेंसी करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, नहीं सर ये नहीं करता है, तो बी हटा दो सब में, बी गया। उसके बाद बैंकर्स गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक भी, क्रेडिट कंट्रोल भी, यानी कि ए सी डी और ई, ये हो गया आंसर। द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफाइज इन्फ्लुएंस ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द, अरे भाई मॉनेटरी पॉलिसी है ना, सेंट्रल बैंक का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। चलो देख रहे हो कितना इजी आ रहा है। Which of the following are the three pillars of Basel II? Basel II के लिए क्या क्या भाई था, सब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केटिंग डिसिप्लिन, तो ए बी और डी, यानी कि आंसर हो जाएगा ए बी और डी, थर्ड नंबर। ऐसे ही होता है, शुरू में तो लगता है कि भैया पहाड़ आ रहा है और लास्ट में देखो कितना इजी आ रहा है। यही सब क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलाते हैं और पास करवाते हैं, इसलिए पेशेंसफुली सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, सारा क्वेश्चन देखिए।
to the share of share capital of an RRB is subscribed by the central government, state government and sponsoring bank, which of the following ratio? देखो हम लोग जानते हैं 50 35 15 है, लेकिन यहां दो ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 50 15 35, 50 35 15। भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था 50, स्टेट गवर्नमेंट कितना है 15, स्पॉन्सर बैंक कितना है 35, तो 50 15 35 ये होगा इसका आंसर। अगर यही चीज बदल दे उल्टा पुल्टा कर दे तो कंफ्यूज मत करिएगा, देख लीजिएगा। स्टेट 15, सेंट्रल 50 और स्पॉन्सर बैंक 35%, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 में। क्या कह रहा है 80GGA इनकम टैक्स का किसके कौन सा है? तो भाई 80GGA किसके? रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, आप जितना बात करो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, रेंट पेड है ये जीजी है, डिडक्शन कंट्रीब्यूशन एनी पर्सन मतलब जी क्या है जीजीसी है, और ये पॉलिटिकल पार्टी जीजीबी है ना जी सर। चलिए अंडर सेक्शन 80 टीटीबी के तहत इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट है भैया? अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन। भैया सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट क्या है लिया है, किसके लिए? फिक्स डिपॉजिट हो या नॉर्मल, कोई भी किसी भी बैंक से आपको क्या 50,000 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब आ जाइए क्या है विच ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, बचपन से बनाए हैं, क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू दोनों में से ज्यादा हो बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट से तो कम ही है, तो फेयर रेंट वैल्यू यही हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख रुपया, 4 लाख एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट कितना है 4,80,000, दोनों में से ज्यादा हो यानी कि 4,80,000, 4,80,000 आंसर हो जाएगा। ये म्युनिसिपल टैक्स 12,000 नॉट पेड है तो फिर इसको ध्यान ही क्यों देना भाई, है ना। चलो तो 4,80,000 आंसर। चलो कह रहा है एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अ फर्म फाइनेंस, फर्म क्या करता है? फाइनेंस करता है पार्ट ऑफ इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज करता है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में है, तो इसको अग्रेसिव अप्रोच कहा, सॉरी अग्रेसिव अप्रोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रेसिव अप्रोच, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लीड्स दैट debt financing initially increase the value of the firm, however excess debt financing beyond a particular point reduce the value of firm। तो ये भाई साहब ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहा है कि भैया आप एक हद तक अगर डेट को लेंगे और ये करेंगे तो भैया क्या होगा? फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सेस डेट आप ले लेंगे तो धीरे धीरे फर्म की वैल्यू घटने लगेगी। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है आइए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो भैया इसको प्रोसेस पढ़ लीजिए, आप इसको कर दीजिएगा कंप्लीट, है ना। क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडिया को स्क्रीनिंग छांटना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा और उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर टेस्ट मार्केटिंग होगा। तो क्या होगा? CABD और E यानी कि सेकेंड नंबर, ये देखो है ना, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस लाइसेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन, ये है आपका स्टेप्स। ठीक है जी, बात समझ में आया है ना जी। तो चलिए मजा आ गया जी सर, मजा आ गया। यही क्वेश्चन था, आप इसको पहले रोक के खुद करिएगा फिर आंसर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं तो इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस डबल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। नहीं जी सर, चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो में, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेंगे, उस दिन बात करेंगे आपके कि भैया कैसे आपका एग्जाम आगे दिया जाए, और ऑल द बेस्ट कहने के लिए आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।